ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया ये मैट्रिक्स का सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये डाउट है मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ो, इसको सॉल्व करो, 99% स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, और ये CUET और 12th क्लास में भी आ रखा है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटरमिनेंट A की वैल्यू -2 है, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट 2A फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा NCERT में, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का होता है डिटरमिनेंट A n-1। अब n क्या है, ऑर्डर है 3, तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ तो 2 है तो कुछ नहीं होगा, सेम एडजॉइंट 2A, तो ये हो जाएगा 2A की पावर n की जगह 3 - 1 मतलब 2A का बस। अब लॉजिक यहीं से स्टार्ट होता है। मैं पहले उस लॉजिक को समझाना चाह रहा हूँ। क्या देखो, मैंने कहा आपसे सपोज एक मैट्रिक्स हमारे पास 4, 8, 12 और 16। अब एक बात बताओ, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है और 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यस और नो? तो क्या मैं 2 की पावर 2 कॉमन लिख सकता हूँ बाहर? यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 6 और यहाँ से 9। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कहने का मीनिंग क्या है कि हर रो में से जो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक इस रो से कॉमन आ रहा था 2 और एक इस रो से आ रहा था 2 की पावर 2 बाहर आ गया यहाँ पे। ऐसा मत सोचना कि पूरे से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने एक बार 2 लिख दिया, नहीं भाई साहब, यहाँ पे रो बाई कॉलम चलता है कंसेप्ट। हाँ, अगर मैं कहता कि इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करो तो हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। क्या चमका। चलिए यही लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ। क्या आप देखना, ये 2 का A मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैंने क्या किया, इस 2 को मल्टीप्लाई ना करके बाहर ले लिया, मतलब 2A का मीनिंग है A में 2 का मल्टीप्लाई, यस और नो? तो एक फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आया, सेकंड रो में से 2 कॉमन आया और थर्ड रो में से, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 पूरे का क्या है जी, होल स्क्वायर। क्या मैं समझा पाया? समझो भाई साहब, ये 2A का मतलब क्या, A मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई है। अब मैं 2 कॉमन लिया तो हर रो से 2 आएगा ना, तो बस अब ये पावर 2 ओपन करो तो इसके साथ आएगा, तो 2 की पावर 6 और क्या चमका, तो ये 2 की पावर 6 और डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या, -2, तो -2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 8। दिस इज योर आंसर, 2 की पावर 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। कह रहे हैं प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हु चांसेस टू सॉल्विंग इट आर। मतलब 3 दोस्त हैं, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो यार, MCQs करने का बड़ा सिंपल फंडा है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। भाई साहब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आएगा आगे जाके। मैं ये वीडियो पॉज करके मैं भी इन क्वेश्चंस को लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। तो अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करो और पहले देखो यार हमसे हो पा रहा नहीं हो पा रहा, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा देन यू हैव गो फॉर अ सॉल्यूशन। तब आप देखेंगे अच्छा मुझे ये डाउट हो रहा था, तो और ज़्यादा आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएंगे आपको ना। ठीक है, तो 3 दोस्त हैं, एक A है और एक B है और एक C। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, 3 स्टूडेंट्स हैं और एक उनको प्रॉब्लम दे दी मैंने, ये उनको एक प्रॉब्लम दे दी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो A इसको सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। B इसको सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। और C इसको सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। इफ द इवेंट ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन दिया गया, मतलब बताएंगे अभी क्या होता है अगर नहीं पता तो। देन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, क्या संभावना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो वैसे तो ये RD शर्मा में भी, RS में भी इससे मिलता जुलता है, NCERT में क्वेश्चन है। इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक तो बड़ा लेंदी होता है, तो लेंदी वाले पे नहीं, पहले क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे लिख कर नहीं आना, वहाँ पे सॉल्व करना है बस तुमको। तो देखो कह रहे हैं कि क्या संभावना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब समझो ना, A 50% चांस से कर सकता है, इसके पास 33, इसके पास 25% चांस से सॉल्व कर सकता है। अब इनको मैंने प्रॉब्लम दे दी तीनों को, तो क्या संभावना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब हमको क्या चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको किया कि प्रॉब्लम किसी से भी सॉल्व ना हो पाए, या A से भी सॉल्व ना हो, ना ही B से सॉल्व हो, और एंड C से भी सॉल्व ना हो। अब आप कहो सर पूछा क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप कह रहे हो किसी से भी सॉल्व ना हो, तो भैया जब किसी से भी सॉल्व नहीं होगा उसको 1 से माइनस कर देंगे, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। और 1 से क्या किया, माइनस। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका आपस में क्या होगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इंडिपेंडेंट इवेंट पता होना चाहिए आपको कि सबके आपस में क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a से सॉल्व होगी 1/2, a से सॉल्व ना हो इसे 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो इसका आंसर है 1/2। अब b मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो 1/3, और प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो 1 से माइनस किया तो ये 2/3, ऐसे c को कर देना माइनस, तो ये 3/4। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/4 आंसर आया 3/4 और 3/4। दिस इज योर आंसर। अगर अदरवाइज इसके कई सारे मेथड हैं। एक मेथड ये भी है कि a से सॉल्व हो जाए तो b से सॉल्व ना हो, c से सॉल्व ना हो b से सॉल्व हो जाए। बहुत लेंदी यार, वो बकवासगिरी, कैलकुलेशन बहुत है। सबसे सिंपल क्यों MCQs में अब इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कह रहे हैं कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज ऑफ द फॉर्म, मतलब एक जनरल इक्वेशन हमारे पास जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो बताओ यार इनमें से कौन सा इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। y dx है, अब ये x dy उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा जी, प्लस का। अब dy इस तरफ लेके आओ वेरिएबल सेपरेबल से, अपॉन में तो जाएगा नहीं तो y को लेके जाते हैं उधर, x को लेके आई इधर, तो ये dx अपॉन x और ये इधर जाएगा 1/y और ये dy इंटू ये सब वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो 1/x का क्या होगा जी, log x और प्लस c और y का होगा जी log y। अब तो यहीं से यार एक लॉजिक समझेंगे। खैर ये तो NCERT बेस्ड है कि c का मतलब होता है यहाँ पे कांस्टेंट। क्या होता है जी, कांस्टेंट। तो क्या मैं इस c को log c लिख सकता हूँ, है तो कांस्टेंट ही। अब आप कहीं से ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि लॉग में दो नंबर्स का जब प्लस होता है तो लॉग को कंबाइन करके करते तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो c तो कांस्टेंट है, पता हमको भी नहीं, पता आपको भी नहीं है, तो लॉग c भी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आप साइन c भी लिख सकते थे, e की पावर c भी लिख सकते थे, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या है। अगर यहाँ पे लॉग था तो हमने लॉग c लिख दिया, कांस्टेंट है, पता नहीं आएगा कांस्टेंट ही, ये पक्की बात है। और ये हमारा क्या है जी, लॉग y। तो लॉग से लॉग कंपेयर किया तो xc बराबर y, तो y बराबर एक्स सी है, y बराबर सी एक्स एक्स सी। ठीक है, तो c हो गया। कह रहे हैं कि द वैल्यू लैम्डा फॉर विच टू वेक्टर दिस एंड आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और बस लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप डॉट 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप किसके इक्वल, 0 के इक्वल। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 3 6 माइनस का लैम्डा और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई जी, 8। सिंपल क्वेश्चन था, बीच बीच में थोड़े थोड़े आपको सिंपल भी मिलेंगे और थोड़े थोड़े लॉजिकल भी मिलेंगे। जैसे अब एक लॉजिकल क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स तो वेयर द फंक्शन एफ एक्स प्लस मॉडुलस एक्स इज अ डिफरेंशिएबल। बताओ कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यार अब एक बात सुनो, मैं पहले इन दोनों ऑप्शन पे जाता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या ये दोनों ऑप्शन आपको सेम लग रहे हैं। पहले मैं बताता हूँ ये क्या है कि x की वैल्यू 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। ये 0 से प्लस इनफाइनाइट लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। तो इस पूरे में क्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। अगर ये ऐसा होता, ये इस तरीके से होता, तो इसका मतलब 0 भी इंक्लूड है, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। बट यहाँ पर क्या है, ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है 0 को छोड़कर। और यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो मतलब इसके बीच में 0 भी आ रहा होगा। तो ये दोनों सेम नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो क्या ना बताओ कौन सा है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। चलो इसका ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे ब्रेक डाउन होगा समझना जरा। एक्स की वैल्यू मैंने कहा अगर मैं 0 से कम लेता हूं और एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा लेता हूं। अब एक बात समझेंगे, एक्स की वैल्यू 0 से कम मतलब नेगेटिव, तो मॉडुलस एक्स जब ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और x की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव, तो मॉडुलस हटेगा तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 और इसकी वैल्यू क्या होगी जी 2x।
ठीक है। अच्छा हाँ, ऐसा मत समझना कि x की वैल्यू 0 से कम है तो सर ये वाला नेगेटिव नहीं लिया। देखो ये केवल ब्रेकडाउन किस में होता है, जब मॉडुलस फंक्शन होते हैं, तो ये एप्लीकेबल केवल मॉडुलस फंक्शन होगा यार, बेसिक है, ठीक है। तो क्या बताओ किस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, कई सारे मेथड है इसके। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे मेरे भाई तो ग्राफ जाएगा इस तरीके से, तो पक्की बात है 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? 0 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, तो 0 पर नहीं है और हर जगह होगा, तो आंसर तो इसका यही होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक और देख लो, डिफरेंशिएबल को चेक कर लो। 0 पे हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब एक बात समझना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब भी हम डिफरेंशिएबल करेंगे 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझना बात को। अब इधर आ जाओ, 0 से ज़्यादा 2x है तो वो क्या होगा, 2 होगा। क्या 0 और 2 बराबर है? नहीं है, तो 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 0 से कम में ये है, 0 से ज़्यादा पर ये है, तो ये 0 से कम में डिफरेंशिएबल 0 का तो 0 ही, 2x का 2 और 0 बराबर 2 थोड़ी ना होगा यार। तो ये डिफरेंशिएबल 0 पर नहीं, बाकी हर जगह है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता हर जगह? पहले तो ऑप्शन देखो, हर जगह इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। और दूसरी बात केवल जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो अपने एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, या जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है तो वो 0 ही है, तो केवल 0 पे चेक करेंगे। सुनो, ये क्लास 12th का चैप्टर 5 का बेसिक कंसेप्ट है यार। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरा डिफरेंशिएबिलिटी तो पढ़ाऊंगा नहीं, और मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं आपको कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 आती है क्लास 12th की, क्योंकि ये चल रहे हैं MCQs, तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको बेसिक पता है ना। मेरे इंट्रो पार्ट देख लो, केवल और केवल इंट्रो पार्ट भी, मैं सबके इंट्रो पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश की है, इंट्रो पार्ट देख लेना आप। चलो जी आ जाइए, कह रहे हैं इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन दिस, तो बताओ इसमें कौन सी कंडीशन। अरे यार डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है L² प्लस M² प्लस N² 1, तो ये 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, 1 के बराबर रख दो, तो ये 1/c स्क्वायर 1/c स्क्वायर और ये 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये c स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3/c स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे 1, तो c स्क्वायर इक्वल टू 3, और स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस √3 आता है। तो दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। कहाँ गया रास्ता?